नमस्कार दोस्तों, डरावनी कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियाँ, वो भी मेरी ज़ुबानी। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। मैं हमेशा से शहर में रहता आया था, लेकिन कुछ निजी वजहों से मुझे कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ा। असल में गांव में मेरी एक छोटी सी ज़मीन थी, जिसे लेकर कुछ कागजी काम बाकी था, और वकील ने साफ कहा था, जब तक आप यहां रहकर प्रक्रिया पूरी नहीं करते, काम अटक सकता है। मेरी नौकरी ऑनलाइन थी, इसलिए जगह का कोई बंधन नहीं था। मैंने सोचा, 2 हफ्ते की तो बात है, गांव में ही रह लेता हूं, पैसा भी बचेगा और काम भी हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था, एक किराए का कमरा मेरी पूरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। गांव में प्रवेश। गांव का नाम था बीलपुर, बहुत छोटा, शांत और हरा भरा। मैंने जैसे ही बाइक मोड़ी, कच्ची सड़कें शुरू हो गईं। दूर दूर तक खेत, कुछ जगह आम के पेड़ और हवा में मिट्टी की वो खुशबू जो सिर्फ गांव में मिलती है। लेकिन गांव के बीच में पहुंचते ही मैंने महसूस किया कि यहां एक अजीब सी खामोशी है। लोग दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक तरह का सतर्कपन, जैसे किसी अनकहे डर से बचते हुए हों। मैंने एक दुकानदार से किराए का घर पूछ लिया। कमरा चाहिए? वो कुछ पल ठहर कर बोला, कमरा तो मिल जाएगा, पर किस तरफ चाहिए? मैंने हंसकर कहा, किस तरफ का क्या मतलब, जहां भी मिल जाए वही दे दो। दुकानदार एक पल मेरी आंखों में देखता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, तुम नए हो, इसीलिए नहीं जानते। गांव के उत्तर वाले हिस्से में कमरे सस्ते मिलते हैं, पर लोग उधर जाते नहीं हैं। क्यों? मैंने तुरंत पूछा। वो बोला, बस रात में शोर होता है, कोई कोई कहता है कि पुरानी कोठी से आवाजें आती हैं। मैंने सोचा ये गांव की आम अफवाह होगी। मैंने कहा, कमरा दिखा दो। किराए का कमरा। दुकानदार का नाम था भानु, और उसने मुझे एक छोटा सा पक्का घर दिखाया। घर एकदम सामान्य था। आगे छोटा बरामदा, अंदर 2 कमरे और पीछे की तरफ एक पुराना स्टोर रूम, जिसके ताले की हालत बहुत पुरानी थी। लेकिन घर का माहौल, जैसे उसमें ह्यूमिडिटी से ज्यादा भय की नमी भरी हो। फिर भी मैंने सोचा, दोस्त तू इतना सोचता है, चल रहने दे, 2 हफ्ते की बात है। भानु ने चाबी दी और बोला, रात को पीछे मत जाना, पुराना कमरा है, बहुत समय से बंद है। मैंने पूछा, क्यों, अंदर क्या है? वो बोला, बस यूं ही, बंद ही रहने देना बेहतर है। मैंने फिर सोचा कि गांव वाले कई बार बातें बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो मैंने बेझिझक किराया दे दिया। शाम तक मैं सारा सामान रख चुका था, लैपटॉप सेट कर लिया था, मोबाइल चार्ज हो रहा था और मैं दरवाजे पर बैठकर चाय पी रहा था। लेकिन जैसे ही 8 बजे गांव की सड़कें सुनसान हो गईं। बीलपुर में रात जल्दी उतरती है, ये पता चला। चाय खत्म करके मैं कमरे में गया और लैपटॉप खोला। तब तक सब ठीक था, लेकिन करीब 10:30 बजे ठक 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 पीछे के स्टोर रूम की दिशा से आई। ऐसे जैसे कोई लकड़ी के दरवाजे पर उंगलियों से 3 बार टप 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 कर रहा हो। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या कोई चोर तो नहीं घुस आया? मैं धीरे से उठा, कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में गया। पूरे घर में सन्नाटा, हवा भी नहीं चल रही थी। पेड़ बिल्कुल शांत खड़े थे। फिर से ठक ठक ठक, इस बार बिल्कुल साफ। यह आवाज पीछे के बंद कमरे से ही आ रही थी। मैंने हिम्मत करके वहां तक गया, ताले को हाथ लगाया। पुराना था, धूल भरा,
पर बंद था, साफ बंद। फिर आवाज कैसे? मैं चुपचाप लौट आया और सोचा शायद चूहे होंगे या लकड़ी सिकुड़ रही होगी। लेकिन ये सोचते सोचते लगभग 5 मिनट तक मैं दरवाजे को देखता रहा। डर अब भी था, पर तर्क मन को शांत किए हुए था। आवाज फिर आई, इस बार बहुत करीब से। जैसे ही मैं लैपटॉप लेकर बिस्तर पर बैठा, कमरे में दूसरी आवाज आई, सी सी सी, जैसे कोई बहुत पतली सांस छोड़ रहा हो। मैंने तुरंत पीछे देखा। असल में पीछे कुछ था नहीं, खाली दीवार, पर आवाज बिल्कुल उसी तरफ से आई थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। फिर अचानक कमरे की लाइट एक बार टिमटिमाई। मैं घबराकर उठकर स्विच की तरफ गया। दोस्त, मैं झूठ नहीं बोलता, जैसे ही मैं स्विच के पास पहुंचा, उसके ठीक नीचे की दीवार थोड़ी सी काली दिखी, जैसे किसी ने वहां हाथ गंदा करके पोंछा हो, और निशान ताजे लग रहे थे। मैंने उंगलियों से छूकर देखा, वो हल्की सी गीली थी, पेड़ों की मिट्टी जैसी। ये कैसे हो सकता है? घर बंद था, कोई अंदर नहीं आया था। मैं डर के साथ फिर बैठ गया। बाहर किसी के चलने की आहट। करीब 12 बजे मुझे लगा कि कोई घर के बाहर चल रहा है। मिट्टी में पांव घसीटने की आवाज धीरे धीरे बरामदे के पास तक आती हुई। मैंने सांस रोकी। आवाज अब बिल्कुल दरवाजे के बाहर थी। धीरे धीरे खर खर खर, जैसे कोई अपने पैर घसीटते हुए दाएं से बाएं जा रहा हो। मैंने खिड़की से झांकने की हिम्मत की, पर बाहर कुछ नहीं था। सड़क खाली, बरामदा खाली, पर आवाजें मेरे कानों के बिल्कुल पास तक आ जाती थीं। पहली रात का चरम। वो साया करीब 1 बजे, जब मैं सोने ही वाला था, तभी घर की छत पर धड़ाम जैसी आवाज आई। मैं उछलकर खड़ा हो गया। छत पुरानी थी, टाइल्स की, कोई बिल्ली या कुछ और। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ली और बाहर निकला, टॉर्च ऊपर घुमाई। और दोस्त, मैंने एक पल के लिए देखा, छत के कोने पर कोई साया खड़ा था, मानव जैसा, लेकिन बहुत दुबला। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक अंधेरा सा आकार। जैसे ही रोशनी उस पर गई, वो साया पीछे की तरफ हवा की तरह खिसक गया। आवाज नहीं हुई, पैरों की आहट नहीं, कुछ नहीं, बस जैसे कोई काली धुंध सरक गई हो। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैं भागकर कमरे में घुसा, दरवाजा बंद किया और सीधा दीवार से टिक कर बैठ गया। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। करीब 2 बजे मैं किसी तरह सो गया, लेकिन नींद में ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और कोई बहुत धीमी, बहुत ठंडी हवा मेरे चेहरे पर पड़ी। मेरी आंखें झटके से खुलीं। दरवाजा आधा खुला था। मैंने तो अंदर से कुंडी लगाई थी। मैंने लाइट ऑन की। अंदर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के बाहर मिट्टी के ताजे पैरों के निशान थे। ऐसे पैरों के जिनमें उंगलियां बहुत लंबी और टेढ़ी लग रही थीं। मैं जिस कमरे में था, उसके ठीक बाहर, और उन्हीं पैरों के निशानों के बीच में एक उंगली जैसा निशान भी था, मानो कोई दरवाजे को अंदर से धकेल कर गया हो। मैं वहीं खड़ा रह गया। शरीर पसीने से भीग चुका था, गला इतना सूख गया था कि बोल भी नहीं पा रहा था। एक बात साफ थी, ये कमरा सामान्य नहीं था, कुछ अंदर ही था। पहली रात के भयानक अनुभव के बाद मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। दरवाजे के बाहर मिले अजीब पैरों के निशान, छत पर दिखाया गया साया, स्टोररूम में होने वाली टप टप की आवाजें, सब मेरे दिमाग में घूम रहे थे। नींद पूरी तरह टूट गई थी। मैंने सोचा सुबह होते ही ये कमरा छोड़ दूंगा, यहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन दोस्त, सच कहूं, कई बार डर आदमी को मूर्ख बना देता है। मैंने भी वही गलती की जो नहीं करनी चाहिए थी। सुबह का धोखा। सुबह 7 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मैं डर के साथ उठकर बाहर आया, लेकिन दरवाजा खोला तो भानु, दुकानदार, सामने था। कैसी रही रात? उसने सामान्य स्वर में पूछा। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक सुबह की धूप ने मुझे भरोसा दिला दिया कि शायद रात को मुझे भ्रम हुआ होगा। मैंने खुद से कहा, दिन में सब कुछ नॉर्मल है, शायद ये कमरा भूतिया नहीं, मेरी थकान का असर था। उस शाम मैं दोबारा किराया न देने का सोच रहा था,
लेकिन दिन में सब कुछ शांत देखकर मैं रुक गया। भानु ने मुझे दूध, ब्रेड और कुछ सब्जियां थमा दी। फिर जाते जाते अचानक बोला, रात में अगर कुछ सुने तो इग्नोर कर देना। मेरे कदम वहीं रुक गए। मतलब? मैंने पूछा। वो बोला, बीलपुर में रातें थोड़ी अजीब होती हैं, जंगली जानवर भी आते हैं और कुछ आवाजें सालों पुरानी हैं। सालों पुरानी? मैंने दोहराया। वो बोला, हाँ, कुछ आवाजें किसी के होने से नहीं, किसी के ना होने से आती हैं। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन भानु आगे बिना कुछ बोले चला गया। स्टोर रूम की ओर खिंचाव। सारा दिन मैं अपना ऑनलाइन काम करता रहा, लेकिन जितनी कोशिश करता, मेरी नजरें बार बार पीछे के स्टोर रूम के बंद दरवाजे पर जाती। वो पुराना ताला, उस पर जमी धूल और अंदर से आने वाली कभी कभी डरावनी सी आवाजें, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। दोपहर में मैं किताब पढ़ रहा था, तभी ठक, एक हल्की सी आवाज दरवाजे से आई। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद ठक ठक, स्पष्ट 2 बार, जैसे कोई उंगलियों से दरवाजे को हल्के से खटखटा रहा हो। मैं डर के बावजूद खड़ा हुआ और धीरे धीरे स्टोर रूम के दरवाजे तक गया। कानों से लगाकर सुना। अंदर बिल्कुल खामोशी थी। मैं लौटने ही वाला था कि दरवाजे की सील के नीचे से कोई काली चीज हिली। मैं डर के साथ पीछे कूदा। कुछ सेकंड तक दरवाजे की नीचे की लाइन से हल्का सा अंधेरा सरकता रहा, जैसे कोई उंगली अंदर से चल रही हो। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज ही नहीं निकली। कुछ क्षण बाद सब गायब हो गया। मैंने तुरंत बाहर जाकर ताजी हवा में सांस ली। दिमाग कह रहा था, कमरा छोड़ दे, पर ना जाने क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाया। बुजुर्ग का चेतावनी देना। शाम को गांव के बाहर टहलने निकला तो एक बूढ़ा आदमी मुझे देखकर ठहर गया। तू उसी कमरे में रहता है? उसने पूछा। मैं चौंक गया। आपको कैसे पता? बूढ़े ने लंबी सांस ली। उस घर के बारे में गांव वाले कम बोलते हैं, पर मैं बताऊं? सुन ले बेटा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने फुसफुसाकर कहा, वो घर पहले पटवारी मोहन का था। उसकी बेटी निशा, उसे उस स्टोर रूम में रात भर बंद रखा जाता था। लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी। वो चिल्लाती थी, खिड़कियां तोड़ती थी, पर किसी को बुलाती नहीं थी। मेरे पैरों में बिजली सी दौड़ गई। क्यों? मैंने पूछा। बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकती थी। मैं स्तब्ध रह गया। एक रात, वो आगे बोला, उस कमरे से चीखें तो आईं, पर जब दरवाजा तोड़ा गया तो निशा नहीं मिली। ताला बंद था, खिड़की भी बंद, फिर भी लड़की गायब। मैं थरथराकर पूछा, कहीं गई? वो बोला, कभी नहीं मिली, पर उसकी परछाई, उसके कदमों की लकीर, उसके गीले हाथों के निशान कभी कभी वहीं कमरे में दिख जाते हैं जहां वो आखिरी बार थी। मैं हिल गया। पूरे शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। बूढ़ा जाते जाते बोला, रात में अगर कोई दीवार पर खटखटाए या सांस लेने की आवाज आए, जवाब मत देना, वो इंसान नहीं है। दूसरी रात, दीवार थरथराने लगी। मैं डर के साथ घर लौटा, लाइट जलाकर बैठ गया। 10 बजे तक सब ठीक था। मैंने सोचा शायद आज कुछ ना हो, लेकिन 10:15 पर ठक ठक, इस बार पीछे के स्टोर रूम से नहीं, बल्कि मेरे कमरे की दीवार से। वही दीवार जो स्टोर रूम की ओर जुड़ी थी। मैं सुन्न हो गया। आवाज बिल्कुल पास थी, दीवार के ठीक पीछे कोई था। मैंने कान लगाकर सुना। पहले हल्की हल्की सांसें, फिर अचानक खर्र खर्र, जैसे कोई नाखून दीवार पर रगड़ रहा हो। मैंने घबराकर लाइट्स तेज कर दी। कमरा रोशन हुआ, पर आवाज जारी। फिर दीवार पर धीरे धीरे धूल हिलने लगी, ऐसे जैसे दूसरी तरफ कोई जोर से धक्का दे रहा हो। मैं लगभग रोने को हो गया था। कौन है? मेरे मुंह से निकल ही गया। जैसे ही मैंने ये कहा, आवाज बंद हो गई। कमरा बिल्कुल शांत, लेकिन केवल 5 सेकंड बाद दीवार पर एक काला हाथ उभरा। हाँ दोस्त, दीवार के प्लास्टर को जैसे अंदर से कुछ ढकेल रहा था
और उभरा हुआ आकार एक हाथ जैसा बन गया। उंगलियां लंबी, टेढ़ी और बीच की उंगली बाकी से ज्यादा बाहर निकली हुई। मेरी रूह तक कांप गई और तभी उस हाथ ने दीवार पर 3 बार खटखटाया, ठक ठक ठक। यही वो आवाज थी जो पिछली रात स्टोर रूम से आई थी, लेकिन अब वो सीधे मेरी दीवार पर थी, मेरे सामने, सिर्फ एक दीवार के पार। मैंने पूरी जान लगाकर कमरे की लाइट बंद कर दी, जैसे रोशनी में वो हाथ और उभर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अंधेरा किया, दीवार के उस तरफ से एक आवाज आई, धीमी, फुसफुसाती पर साफ, बाहर मत आना। दोस्त, वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो गले में भरी टूटी हुई सूखी आवाज थी, जिसमें दर्द था और क्रूरता भी। मैं बिस्तर पर बैठ गया, कांपते हुए, कुंडी 2 बार चेक की और बस आंखें बंद कर लीं। लेकिन आवाज फिर आई, मैं यहां हूं। और उसी वक्त दीवार के अंदर कुछ जोर से हिला, पूरा कमरा कांप गया। मैं चिल्लाया नहीं, मेरी आवाज ही गायब हो चुकी थी। वो रात जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। दीवार से आती फुसफुसाहट, गहरे अंधेरे में उभरता काला हाथ और कमरे का कांपना। मेरी सांसें तेज थीं, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मगर कुछ मिनटों बाद अचानक आवाजें बंद हो गईं। कमरा एकदम शांत, इतना शांत कि मेरी अपनी दिल की धड़कनें भी डराने लगीं। मैं उसी हालत में बैठा रहा, घुटनों के बीच सिर छिपाए, आंखें बंद। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह, दीवार पर बने निशान। सुबह की हल्की सी धूप खिड़की से आई तो मेरी आंखें खुलीं। मैंने डरते डरते दीवार की तरफ देखा। रस्सी जैसी 5 उंगलियों के अजीब निशान बने हुए थे, काले, मिट्टी वाले, जैसे किसी ने अंदर से हाथ रखकर जोर से धकेला हो। और सबसे डरावना था, निशान दीवार पर ताज़ी नमी की तरह चमक रहे थे। मैं कुछ सेकंड तक बस उन्हें देखता रह गया, फिर तेजी से बाहर निकल गया। गांव वालों की अजीब नजरें। जब मैं गांव की सड़क पर पहुंचा, लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरे चेहरे पर किसी का खून लगा हो। एक औरत तो देखते ही बोली, ये उसी घर का कमरा ले लिया, भगवान बचाए। मैंने पूछा, क्या हुआ है उस घर में? लेकिन वो बोलने की बजाय बस हाथ जोड़कर चली गई। फिर वही बूढ़ा आदमी दिखा जिसने कल मुझे चेतावनी दी थी। उसने पास आकर पूछा, रात कुछ सुना? मैंने झूठ बोल दिया, नहीं, कुछ नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान सामान्य नहीं थी, जैसे उसे सब पता हो। वो बोला, आज उस कमरे की खिड़की मत खोलना, चाहे कोई कितना भी आवाज दे। ये सुनकर मैं ठिठक गया। खिड़की? कौन आवाज देगा? अंदर कौन है? दिमाग में सवालों का बवंडर मच गया। स्टोररूम का ताला खुला था। शाम को मैं लौट आया। पूरे दिन दिमाग अशांत रहा। वकील ने काम के लिए बुलाया था, लेकिन मैं इतना परेशान था कि ठीक से बात तक नहीं कर पाया। जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, मेरी रूह कांप गई। पीछे का स्टोर रूम, जिसका ताला कल रात तक बंद था, अब हल्का सा खुला मिला। मैं वहीं जम गया। ताले में चाबी नहीं थी, लेकिन ताला खुद बखुद नीची दिशा में ढलक कर आधा खुला था। मैंने उसे छुआ तक नहीं, बस दिमाग में एक ठंडी बिजली दौड़ी। अगर ताला खुला है तो कोई अंदर गया है, लेकिन कौन? घर में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं पीछे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सोच लिया नहीं देखना, और कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। पर डर यहीं खत्म नहीं हुआ। रात, खिड़की पर दस्तक। लगभग 11 बजे अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। टप टप टप। मेरी सांस रुक गई। बाहर कोई था, लेकिन गांव में समय सन्नाटा होता है। कौन आ सकता है? आवाज फिर आई, टप टप टप। इस बार थोड़ी जोर से। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया, कांपते हाथों से पर्दा हटाया। बाहर कुछ भी नहीं था, पर मिट्टी में कुछ अजीब निशान थे। ऐसे निशान जो इंसान के पैर जैसे नहीं, बल्कि किसी के सरकते हुए आगे बढ़ने जैसे थे। मैंने खिड़की तुरंत बंद कर दी। खिड़की के कांच पर उंगली, अंदर से। 12 बजे के करीब मेरी नींद हल्की सी लगी कि चूं 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 ऐसी आवाज आई, जैसे कोई नाखून शीशे पर चला रहा हो। मैंने डर के साथ खिड़की की तरफ देखा, और दोस्त, मेरी रूह थरथरा गई। खिड़की के कांच के अंदर की तरफ एक लंबी उंगली घूम रही थी। अंदर से, मेरे कमरे के अंदर। मैं दंग रह गया। मैंने हिम्मत करके खिड़की का कांच छुआ। ठंडा, बहुत ठंडा, मानो उसके पीछे कोई बर्फ जैसी चीज हो।
उंगली धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगी। खरोच की आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरी आंखों में पानी आ गया और फिर उस उंगली ने शीशे पर धीरे धीरे कुछ लिखा। तुम बाहर क्यों आए? मैं कांप गया। ये किसने लिखा? कब लिखा? घंटी किसने बजाई? वो आवाज़ें किसकी थीं? अचानक वो उंगली गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। खिड़की का कांच एकदम साफ हो गया, लेकिन मेरा डर चरम पर था। स्टोरूल से रोने की आवाज़। कुछ ही मिनट बाद ऊं ऊं ऊं, बहुत धीमी पर साफ रोने की आवाज़ स्टोर रूम से आने लगी। इस आवाज़ में किसी लड़की का दर्द था, जैसे उसे बहुत चोट लगी हो, जैसे वो किसी को बुला रही हो। मेरे पैरों में ताकत नहीं बची थी। मैं बिस्तर पर बैठा रहा। रोने की आवाज़ तेज हो गई, फिर धीरे धीरे हंसी में बदल गई। ही हा हा हा, फटी हुई हंसी, जैसे गले में कुछ अटका हो। ये इंसान की नहीं थी। मैंने बिस्तर की चादर पकड़कर पूरा शरीर ढक लिया। डर इतना बढ़ गया कि मैं रोने लगा। मगर एक बात साफ थी, उस स्टोर रूम में कोई था, कोई जो मानव नहीं। आवाज़ अचानक बिल्कुल बंद हो गई। खिड़की पर चेहरा। लगभग 2 बजे कमरे का तापमान अचानक बहुत कम हो गया। मेरी सांसें धुंसी बनकर दिखने लगीं और तभी खिड़की के कांच पर किसी का चेहरा उभर आया, फीका, सफ़ेद, काले गड्ढे जैसे आंखों के साथ। चेहरा खिड़की से बाहर नहीं, अंदर दिखा। खिड़की का शीशा धुंधला था, पर चेहरा एकदम साफ। उसके होंठ धीरे धीरे हिलने लगे। मदद करो। यह आवाज़ बेहद धीमी थी, लेकिन मेरे दिमाग को चीर गई। मैं स्तब्ध होकर खिड़की देखता रहा। वो चेहरा फिर बोला, मुझे बाहर निकालो। अब मुझे समझ आ रहा था, यह कोई आत्मा थी, वही लड़की निशा जिसे कमरे में बंद। उस रात के बाद मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। खुला दरवाज़ा, धड़ाम की आवाज़, वो किसी के चलने जैसा एहसास, सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि घर के अंदर होने के बावजूद मैंने उस परछाई को बाहर खिड़की के पास चलती देख लिया था। और उससे भी बड़ा सच, उसे मेरे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए महसूस किया था। सुबह होते ही मैं उठा, दरवाजे खिड़कियों की फिर से जांच की। सब कल जैसा ही था, साफ सुथरा, शांत, कुछ भी टूट फूट नहीं। पर अजीब बात, जमीन पर कीचड़ के निशान अब भी दिख रहे थे। और वो निशान किसी एक आदमी के नहीं थे, जैसे कई पैरों के थे, अलग अलग आकार के। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को समझाते हुए कहा, कहीं बिल्ली या कुत्ते आ गए होंगे रात में, लेकिन मन मान नहीं रहा था। कीचड़ के निशान बड़े साफ थे, मानव पैरों जैसे। मैंने पानी गर्म किया, नहाने गया, लेकिन जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया, लगा जैसे कोई बाहर आकर खड़ा हो गया है। मैंने झट से दरवाज़ा खोलकर देखा, कुछ नहीं। पर एक बात साफ थी, डर अब मेरे शरीर में घुल चुका था। गांव के लोग अब भी चुप थे। मैं फिर चाय लेकर बरामदे में बैठ गया। हल्की धूप थी, चारों ओर खेतों से आती मिट्टी की खुशबू। लेकिन इस शांति के पीछे कुछ गहरा छिपा था, जो अब मुझे महसूस होने लगा था। 2-3 गांव वाले घर के पास से निकले। मुझे देखते ही इनकी नज़रें मेरे ऊपर रुक गईं, जैसे कहना बहुत कुछ चाहते हों, लेकिन कहें कैसे, समझ नहीं पा रहे थे। एक बुजुर्ग रुके और दूर से ही बोले, बेटा, रात ठीक से गुजरी? उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। जी, बस थोड़ी आवाज़ें सुनी थीं, मैंने कहा। वो तुरंत चुप हो गए। उनके मुंह पर वही छुपा हुआ डर लौट आया। आवाज़ें? वे धीरे धीरे बोले। हाँ, कोई जैसे चल रहा हो। उनके होंठ कांपे। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन पास खड़े 2 और आदमियों ने उन्हें आंखों से इशारा किया चुप रहने का। वो बिना एक शब्द कहे मुड़कर चल दिए। उनके जाते हुए कदमों में भी डर था। वो ऐसा डर था जो सिर्फ देखने से नहीं, जीने से आता है। अब मैं पूरी तरह समझ चुका था। गांव के लोग इस घर के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन वे बाहर वाले को बताना नहीं चाहते। मैंने दीपेश को फ़ोन लगाया। मैं अकेला पढ़ने लगा था, इसलिए मैंने अपने दोस्त दीपेश को कॉल किया। भाई, इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। क्यों, फिर कुछ देखा क्या? उसने पूछा। देखा नहीं, महसूस किया। कोई अंधेरे में चलता है, दरवाज़ा खुद खुल गया और मैं रुक गया। और क्या? कल रात किसी की सांसें सुनी मैंने, दरवाजे के इस तरफ, ऐसे जैसे कोई खड़ा हो। फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ देर की चुप्पी रही। फिर दीपेश बोला, यार, अकेला क्यों पड़ा है? मैं आ जाता हूं शाम तक। मैंने राहत की सांस ली। अगर कोई साथ हो तो शायद डर कम हो। दोपहर में पहली बार वो दिखा। शाम तक दीपेश के आने में वक्त था तो मैं घर की साफ सफाई करने लगा। कमरा साफ करते हुए मेरा ध्यान एक चीज पर गया। खिड़की के पास दीवार पर हल्का सा कोयले जैसा काला निशान। मैंने उंगली लगाई, सूखा था, लेकिन किसी चीज के रगड़ खाने से लगता था, जैसे कोई दीवार से कंधा सटाकर खिसक कर गया हो। मैं झुककर गौर से देखने लगा।
निशान नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था और ऊपर जाके खत्म नहीं होता बल्कि छत की तरफ मुड़ जाता है। ये तो ऐसे है जैसे कोई दीवार पर चढ़कर गया हो। ये सोचते ही मेरी रीढ़ ठंडी हो गई। मैंने दीवार के ऊपर टॉर्च मारी और जैसे ही रोशनी गई कोने में कोई काला सा साया एकदम छिपता हुआ सा लगा। मैं घबरा गया, हाथ से टॉर्च गिरा दी। फिर दोबारा देखा, कुछ नहीं। लेकिन एक अजीब बात हुई। जैसे ही टॉर्च की रोशनी वहां पहुंची थी मुझे लगा था कि कोई सांस रोककर बैठा हुआ हिला है। शाम, दीपेश का आना और अंधेरा। लगभग 6 बजे दीपेश पहुंच गया। भाई, ये घर तो बाहर से ही भूतिया लग रहा है, उसने मजाक में कहा। मैं मुस्कुराया नहीं। हम अंदर गए। दीपेश ने पूरा घर घूमकर देखा। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हवा भारी लग रही है। अजीब सी ठंड है, गांव वाली नहीं, दूसरी तरह की। उसकी बात काटते हुए अचानक रसोई का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। मैं चौंक कर बैठ गया, लेकिन दीपेश हंस पड़ा। अरे हवा होगी भाई, मैंने धीरे से कहा। यहां हवा नहीं चल रही। रात 9 बजे, भारी गलती। हम घर के बाहर बरामदे में बैठकर खाना खा रहे थे। अंधेरा गहरा था और पूरा गांव लगभग सो चुका था। अचानक दीपेश बोला, अंदर कोई चल रहा है क्या? मेरे हाथ रुक गए। कितने बजे? मैंने पूछा। यहीं कोई, अभी कदमों की। वो चुप हो गया। हम दोनों ने कान लगाए। 2-3 सेकंड शांति। फिर टप टप टप। घर के भीतर हल्के लेकिन साफ कदमों की आवाज। दीपेश की आंखें फैल गईं। मेरे हाथ से खाना गिर गया। मैंने फुसफुसाकर कहा, यही तो रात रात भर होता है। अचानक आवाज रुक गई। खामोशी, गहरा भयानक सन्नाटा। फिर किसी के तेज भागने की आवाज अंदर से आई, दौड़कर जैसे कोई कमरा से हॉल की तरफ आया हो। धड़ धड़ धड़। दीपेश खड़ा हो गया। भाई, ये हवा नहीं है। हमने अंदर जाकर देखने का फैसला किया। मैंने टॉर्च उठाई, दीपेश ने हाथ में लकड़ी ली। हम धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल हुए। हॉल बिल्कुल शांत था, हवा भी नहीं, लेकिन ठंड अचानक बढ़ गई थी। हम कमरे की तरफ बढ़े। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने दीपेश को इशारा किया। हम पास गए। जैसे ही मैंने दरवाज़ा पूरा खोला, टॉर्च की रोशनी कमरे की दीवार पर गई और वहां वही काला निशान अब और बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार उसी रास्ते से आया गया था। निशान की दिशा सीधे कमरे के अंदर के कोने में जाती थी। हमने टॉर्च वहां घुमाई, कोना खाली था। पर उसी पल हमने दोनों ने साफ साफ सुना, कोने से किसी की धीमी सांसें, ऐसी जैसे कोई अंधेरे में खड़ा हो, हमें देख रहा हो और हल्के हल्के पर डरावनी गहराई से सांस ले रहा हो। हाँ हाँ हाँ। दीपेश के चेहरे का रंग उड़ गया। ये इंसान की सांस नहीं है, उसने कांपते हुए कहा। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले उस कोने में अंधेरा अचानक थोड़ा सा हिला, जैसे कोई काले कपड़े में लिपटा शरीर दीवार से अलग होकर खड़ा हो गया हो। मेरी टॉर्च कांपने लगी। मैंने रोशनी उस दिशा में फेंकी और उसी समय वो साया इतनी तेजी से हमारी तरफ बढ़ा कि हमें सिर्फ हिलता हुआ अंधेरा दिखा। दीपेश चिल्लाया, भाग! मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। ठंडी, बर्फ जैसी पकड़, जैसे किसी बेजान हाथ की पकड़। मैं पलट भी नहीं पाया, गला सूख गया। दीपेश चिल्ला रहा था, उसे छोड़, मेरे दोस्त को छोड़। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन जो देखा उसने मेरी सांस रोक दी। मेरे पीछे खड़ा वो काला साया अब पूरी तरह दीवार से बाहर आ चुका था। कंधे तक उसका चेहरा कुछ धुंधला सा, आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे और उनमें से धुआं सा निकल रहा था। उसके हाथ की पकड़ और कसी और उसने मेरे कान के पास आकर सांस ली। हाँ हाँ हाँ, ऐसी सांस जैसे कोई बहुत पुराना सूखा हुआ शरीर गहरी खाई से सांस ले रहा हो। मेरी आंखें फटी रह गईं, शरीर सुन। फिर उस साये ने धीरे से फुसफुसाया, तू क्यों नहा रुका है? और तभी पूरे कमरे की लाइट अपने आप जल गई और वो साया धुएं की तरह गायब हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। दीपेश मेरे पास आया, मुझे पकड़कर खड़ा किया। भाई, ये घर तेरे लिए नहीं है। लेकिन मुझे पता था, अब बात सिर्फ डर की नहीं थी। घर हमसे कुछ कहना चाहता था, कुछ ऐसा जिसे इतने सालों से किसी ने सुना नहीं। और मुझे एहसास हो चुका था कि ये कहानी अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं। मेरी नींद उस रात अचानक ऐसे टूटी जैसे किसी ने मेरे कान के पास चीख मारी हो। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दरवाजे की ओर से हल्की सी रोशनी अंदर घुस रही थी, जैसे बाहर कोई लालटेन लेकर धीरे धीरे घूम रहा हो। मैंने करवट बदली और तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तेरा कमरा मेरा नहीं है। मैं झटके से उठ बैठा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे खुद अपने सीने में कंपन महसूस हो रहा था। कमरे में कोई नहीं था,
न खिड़की खुली न दरवाजा। आवाज जरूर आई थी, एकदम साफ। मैंने वही किया जो किसी भी सामान्य आदमी को नहीं करना चाहिए। मैं बिस्तर से उतरकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा। बाहर का बरामदा एकदम शांत था, पर कुछ गड़बड़ थी। मेरे कमरे के सामने सीढ़ियों के पास एक पुरानी मिट्टी की चप्पल रखी थी। वही चप्पल जो मैंने 2 दिन पहले खिड़की से बाहर फेंकी थी, वही जिसमें से खरोंचने जैसी आवाज आती थी। चप्पल जली हुई थी और ऊपर से मिट्टी में धंसी हुई, जैसे किसी ने उसे गीली मिट्टी से निकालकर यहां रख दिया हो। मैं नीचे की ओर देखने लगा। सीढ़ियों के नीचे आंगन के बीचों बीच, जहां घास भी ठीक से नहीं उगती थी, वहां एक गहरा गोल निशान था, जैसे किसी भाली चीज को बार बार जमीन पर घसीटा गया हो। निशान आंगन से निकलकर घर के पीछे की तरफ जा रहा था। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, पर जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन करके धीरे धीरे उस निशान का पीछा करने लगा। निशान घर के पिछवाड़े से होते हुए खेतों तक जाता था और फिर वहां से मुड़कर सीधे उस पुराने कुएं तक पहुंचता था, जिसे हर कोई मनहूस कहता था। गांव का वो कुआं सालों से बंद पड़ा था। उसके आसपास उगी बबूल की झाड़ियां ऐसे लगती थीं जैसे किसी ने उन्हें काटने दिया ही नहीं हो। गांव के लोग कहते थे, उधर मत जाना, वहां नीचे वाली आत्मा रहती है। लेकिन उस रात वो निशान वहीं रुका था। मैंने टॉर्च कुएं की ओर घुमाई। अंदर गहरा अंधेरा था, इतनी खामोशी कि अपनी सांस भी तेज सुनाई देती थी। मैं थोड़ी देर देखता ही रहा कि अचानक कुएं के भीतर से पानी हिलने की आवाज आई। गहरा छपाक, फिर कुछ जैसे दीवार से रगड़ खा रहा हो। मेरे पैर खुद ब खुद पीछे की ओर खिसक गए और तभी कुएं के अंदर से कोई फुसफुसाया, तू वापस क्यों नहीं जाता? उसकी जगह मत ले। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने टॉर्च नीचे फेंक दी और भागते भागते फिर घर में पहुंचा। दरवाजा बंद किया, कुंडी चढ़ाई और बिस्तर पर गिर पड़ा। लेकिन नींद कहां आने वाली थी। मैं सारी रात आंखें बंद नहीं कर पाया। सुबह, एक नई सच्चाई का दरवाजा। सुबह उठकर मैं सीधा घर की मालकिन यानी कि काकी जी के पास गया। वो आंगन में बैठकर चूल्हा जला रही थीं। मैंने पूछा, काकी जी, इस घर में पहले कौन रहता था और ये पीछे वाला कुआं, इसके बारे में कुछ बताओ। उन्होंने एक पल मुझे देखा, फिर धीरे से चूल्हे की लकड़ियां हिलाते हुए बोलीं, तू क्यों पूछ रहा है बेटा, कुछ दिखा क्या? मैं चुप रहा। उन्होंने गहरी सांस ली और बोलीं, ये घर पहले भगवान दास का था। वो 20 साल पहले शहर से लौटकर यहीं रहने आया था। अकेला रहता था, कहता था किसी का इंतजार है। पर एक दिन वो गायब हो गया, बस ऐसे ही। न कोई आवाज न चीख। लोगों को लगा वो कुएं में कूद गया होगा, पर गांव वालों ने देखने की हिम्मत नहीं की। मैंने पूछा, तो इस घर में उसकी चीजें? सब यहीं पड़ी रहीं, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। कुछ चीजें तो उसी की होंगी जो तुझे दिखती होंगी। मैंने सोचा, वो लकड़ी की चप्पल, वो लकीरें, वो आवाजें, क्या सब भगवान दास की वजह से था? मैंने धीरे से पूछा, क्या भगवान दास की मौत कुएं से जुड़ी थी? काकी जी ने सिर हिलाया। गांव वाले कहते हैं कि कुएं में एक औरत की आत्मा है। भगवान दास उससे बातें करता था, रात रात भर कुएं के पास बैठा रहता, कहता था कि वो वापस आएगी, और फिर एक रात वो भी गायब हो गया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये बात साफ थी कि मेरे घर के पिछवाड़े वाला कुआं किसी साधारण दुर्घटना की जगह नहीं था। वो आवाज दिन में भी आती है। उस दिन शाम को मैं घर लौटा तो माहौल अजीब था। कमरा ठंडा पड़ा था, जैसे भीतर किसी ने अभी अभी प्रवेश किया हो। मैंने दरवाजा खोला। फर्श पर मिट्टी के धब्बे थे और दीवार पर उंगलियों के निशान। 4 उंगलियां, लंबी बारीक, जैसे किसी औरत के हाथ हों। मैं कांप उठा। मैंने दिल संभालते हुए मोबाइल निकाला और फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे कुछ हिला। मैं पलटा तो लगा कि कोना हिल रहा है, जैसे कोई दीवार के पीछे खड़ा है। फिर धीरे धीरे वहां से एक फीकी सी सरसराहट सुनाई दी। तू मेरा कमरा ले आया है, उसकी जगह लेगा तू? ये आवाज अब बिल्कुल सटीक और साफ थी।
मैंने तुरंत घर से निकलकर बाहर सड़क की ओर भागा। गांव के कुछ लोग पानी भरने जा रहे थे। मुझे देखकर पूछने लगे, अरे क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने बैग में सबसे जरूरी चीजें डाली और घर से दूर जाने लगा। पर कुछ कदम चलते ही एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, धीरे धीरे, ठीक मेरी चाल के साथ। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर धूल में मेरे पैरों के साथ साथ एक और जोड़ी पैरों के निशान बनते जा रहे थे, पतली उंगलियों वाले, औरत के पैरों के। मैंने खुद को संभालते हुए तुरंत गांव के बाहर वाले मंदिर की ओर भागा। मंदिर में पहली बार सच्चाई मिली। मंदिर में पंडित जी अकेले बैठे थे। मुझे देखकर बोले, डर काहे रहा है बेटा? मैंने एक एक बात उन्हें बताई, कुएं की आवाजें, चप्पल, रात की हलचल, उंगलियों के निशान, सब कुछ। उन्होंने आंखें बंद करके कुछ देर सोचा, फिर बोले, भगवान दास अकेला नहीं रहता था। एक औरत आती थी उसके पास, गांव वालों को दिखती नहीं थी, पर भगवान दास से बातें करती थी। वो औरत जिंदा नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली। वो हर शाम कुएं के पास जाती, भगवान दास से कहती, मैं तुझे ले जाऊंगी, बस थोड़ा और इंतजार करना। भगवान दास मान गया और एक रात वो उसे अपने साथ ले गई। मेरे रीढ़ में बर्फ सी ठंड उतर गई। मैंने पूछा, तो वो मेरे कमरे में क्यों आती है? क्या चाहती है? पंडित जी धीरे से बोले, क्योंकि भगवान दास का कमरा तूने ले लिया और वो चाहती है कि जो भी उसकी आवाज सुनता है उसकी जगह ले। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, अगर तू चाहता है कि वो तुझे ना ले जाए तो आज रात हिम्मत करके उसके सवाल का जवाब देना पड़ेगा। वो पूछेगी, क्या तू उसकी जगह लेगा? तुझे कहना होगा नहीं, वरना वो तुझे अपने साथ ले जाएगी कुएं की गहराई में। मेरे अंदर डर और घबराहट का तूफान मचा हुआ था। मैंने पूछा, अगर मैं नहीं कह दूं तो क्या वो चली जाएगी? पंडित जी ने कहा, कुछ दिन तक तुझे डराएगी, पर अगर तू डटा रहा तो अंत में वो कबूल कर लेगी कि तू वो नहीं है जिसकी उसे तलाश है। रात, सामना करने की हिम्मत। मैं भारी कदमों से वापस घर लौटा। सूरज डूब रहा था, आसमान लाल था, हवा शांत लेकिन कुछ बेचैन सी। मैं बिस्तर पर बैठा रहा, लाइट बंद कर दी, कमरा अंधेरे में डूब गया। धीरे धीरे चारों तरफ वही ठंड फैलने लगी, दीवारें जैसे सांस ले रही हों। और फिर बिस्तर की चादर मेरे पैरों के पास से खुद ब खुद खींचने लगी। मैंने आंखें बंद की। एक लड़की जैसी आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास आई, तू उसकी जगह लेगा? मेरी सांस रुक गई, दिल आवाज से भी ज्यादा तेज धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा, नहीं। कमरा अचानक शांत हो गया। एक पल को लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी एक जोरदार चीख कमरे में गूंज उठी, झूठ बोलता है, तू उसकी जगह लेगा? मेरी गर्दन के पीछे किसी ने हाथ रखा, ठंडा, लंबा और नुकीली उंगलियों वाला हाथ। मैं चीख भी नहीं पाया। रात के लगभग 2:30 बजे होंगे। मैं बिस्तर पर लेटा था, पर नींद तो जैसे कई दिनों से मुझसे नाराज थी। गांव का सन्नाटा गहरा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी मुझे अपने किराए वाले घर के आंगन से छोटी छोटी हलचलें साफ सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो, धीरे, बहुत धीरे, टक टक टक। ऐसी आवाज जो इंसान की नहीं थी, लेकिन किसी जानवर की भी नहीं। मैंने करवट बदली। दिल की धड़कन तेज होने लगी। पहले भी ये आवाजें सुनी थी, पर आज कुछ अलग था। आवाजें जैसे मेरे कमरे की ओर बढ़ रही थीं। तभी दरवाजे के ठीक पास किसी के रुकने की हल्की सी आहट आई। मैं आंखें खोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। कुछ सेकंड तक गहरी खामोशी छाई रही। फिर दरवाजे में हल्की सी खट खट। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है? कौन बोल रहा है? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे के ठीक बाहर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। ढप। अब डर अपनी हद पार कर चुका था। मैंने धीरे से खिड़की खोली, बाहर झांका। पूरे आंगन में धुंधली सफेद धुंध फैली थी, जैसे किसी ने धुआं भर दिया हो। और धुंध के बीच एक साया खड़ा था, झुका हुआ, लंबे बाल, और उसके हाथों के नाखून जमीन से टकरा रहे थे। साया धीरे धीरे मेरी खिड़की की तरफ मुड़ा।
मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी। दिल तेजी से धड़क रहा था। यकायक घर की दीवारों से ठोक ठोक ठोक, जैसे कोई गुस्से में मुक्के मार रहा हो। मैं बिस्तर पर सिकुड़ गया। कुछ सेकंड बाद आवाजें बंद हो गईं। इतनी शांति कि मेरे अपने सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। मैंने धीमे से फुसफुसाकर खुद से कहा, सुबह होते ये घर छोड़ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर तभी कमरे के कोने से एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, वो जाने नहीं देगी। मैंने डरकर टॉर्च उस ओर फेंकी। कोना खाली था, लेकिन आवाज की गूंज अभी भी मेरे कानों में थी, एकदम साफ, एकदम असली। बाकी रात मैं बस डरते हुए सूरज का इंतजार करता रहा। पर मैं नहीं जानता था, अगला दिन मुझे इस घर का वो सच दिखाने वाला था जिसे जानकर मैं शायद इस गांव में कदम भी ना रखता। घर के बाहर बहती ठंडी हवा उस रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। इतनी खामोश कि मुझे लगा जैसे पूरा गांव सांस रोके किसी हादसे का इंतजार कर रहा हो। मैं बरामदे में खड़ा था, हाथ में टॉर्च लिए, और मेरे पैर अब भी कांप रहे थे। वजह साफ थी, घर की दीवारों से आती वो फुसफुसाहटें जो पिछले 1 घंटे से बंद ही नहीं हो रही थीं। मत जा तू, घर छोड़ मत। ये आवाजें हवा नहीं थी, ये किसी के गले की गहराई से आती ठंडी, निर्जीव लेकिन जिद्दी आवाजें थीं। मुझे लगा शायद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, पर उसी पल घर के अंदर मौजूद एक खिड़की अचानक धमाक से बंद हुई, इतना तेज कि बरामदे की पुरानी लकड़ी तक कांप उठी। मैं डर के बावजूद घर के अंदर लौट आया। मुझे लग रहा था कि अगर मैं बाहर रहा तो जैसे मैं इस घर का नहीं रहा, और घर को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। मैंने टॉर्च जलाकर ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए। उसी समय फर्श के नीचे से कुछ खिसकने की भारी सी आवाज आई, घड़ 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 घड़। मैं रुक गया। आवाज नीचे फर्श के ठीक बीचों बीच से आ रही थी। मैं झुककर सुनने लगा। फिर फर्श ने अंदर से सांस ली। हाँ, बिल्कुल जैसे कोई जीव, बहुत बड़ा जीव धीरे से सांस भरता है और लकड़ी उसकी हर हरकत पर झुक जाती है। मेरी रीढ़ में बर्फ जैसा ठंडा झटका दौड़ गया। मैं पीछे हटना चाहता था, पर अपने ही टांबों में उलझकर गिर पड़ा। टॉर्च हाथ से छूटकर फर्श पर लुढ़क गई। उसकी रोशनी छत पर एक कांपती हुई लाइन बना रही थी। टॉर्च वहीं लुढ़क रही थी कि अचानक उसके सामने कुछ आकर खड़ा हो गया। वही पुरानी छत से लटकती हुई परछाई। मैंने देखा इस बार वो और साफ थी, और ज्यादा इंसानी दिखती हुई, पर उसका चेहरा मानो किसी ने जलाकर काला कर दिया हो। वो धीरे धीरे अपनी गर्दन तिरछी करके मेरी तरफ झुकी। उसकी उंगलियां लंबी, अस्वाभाविक रूप से लंबी, जमीन को छूती हुई। वो बोली, तू अब इस घर का है। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली, और उसी पल घर की हर दीवार ने चीख मारी, जैसे चारों तरफ किसी ने लोहे को फाड़ दिया हो और मैं दीवारों के बीच फंस गया था। बिना चेतावनी ड्राइंग रूम के कोने में रखा पुराना लकड़ी का आलमारी अपने आप खुल गया। उसके अंदर पहले अंधेरा था, अब उसमें लाल हल्की सी चमक भरी धुंध भरने लगी। वो धुंध ऐसे घूम रही थी जैसे उसको अपनी ही कोई आंख दिख रही हो। मैं धीरे धीरे पीछे हट रहा था कि अचानक मेरे एड़ियों को किसी ने पकड़ लिया। मैं चीखा, कौन है, छोड़। पर नीचे कोई नहीं था। फर्श खुद उभरकर हाथ के आकार में मुझे पकड़ रहा था। हाँ, फर्श। लकड़ी की पट्टियां उभरकर हाथों जैसी बन रही थीं। सैकड़ों हाथ, और वो मेरे पैरों को, मेरे कपड़ों को अपनी तरफ खींच रहे थे। मेरी टॉर्च दीवार से टकराई और बुझ गई। अब पूरा कमरा बिल्कुल अंधेरा हो गया। अंधेरे में सिर्फ वही लटकती परछाई की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, तू अब जाएगा नहीं। मैंने खुद को पूरी ताकत से झटका और किसी तरह पैरों को छुड़ाया। जैसे तैसे उठकर मैं रसोई की तरफ भागा, क्योंकि वही मुझे पिछला दरवाजा याद था। पर रसोई में पहुंचते ही मैं ठिठक गया। रसोई का दरवाजा अब दरवाजा नहीं रहा। उस पर लकड़ी में उकेरे हुए ताज़ा मानव आकृतियां थीं, जैसे लोग चिल्ला रहे हों, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। मैं कांप गया। मैं उधर देख ही रहा था कि अचानक वो उकेरनियां हिलने लगीं। उनके हाथ दरवाजे से बाहर निकलने लगे और उनकी उंगलियां मेरी ओर फैलीं। मैंने बिना सोचे समझे पास रखी पानी की बोतल उठा ली और पूरी ताकत से उन आकृतियों पर दे मारी। बोतल टुकड़ों में टूट गई, पानी बिखर गया, और उसके गिरते ही हर आकृति अचानक पीछे हट गई। वो दरवाज़ा फिर से सामान्य लकड़ी जैसा दिखने लगा। मुझे एक बात समझ आ गई, ये घर सिर्फ डराता नहीं था, ये खुद को जिंदा रखता था, और कोई भी चीज़ जो पवित्र हो या साफ हो, उसकी शक्ति को थोड़ी देर के लिए कम कर देती थी।
मैंने तुरंत एक और बोतल उठाई और अपने बैग में भर ली। अब मुझे घर से निकलना ही था। मैं पीछे वाले दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, पीछे मत देख। पर इंसान हूं, डर के बावजूद मैंने मुड़कर देखा और बस मेरी सांस अटक गई। कमरे के बीचों बीच वो परछाई अब लटक नहीं रही थी। वो धीरे धीरे जमीन पर उतर रही थी, जैसे कोई मकड़ी दीवार से उतरती है। उसकी गर्दन पीछे मुड़ी हुई, चेहरा गायब, सिर्फ काला खाली धुआं, उंगलियां जमीन को खुरचती हुई। वो अब मुझसे सिर्फ 10 कदम दूर थी। मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैं भागा, इतनी तेजी से जितना कभी जीवन में नहीं भागा था। मैंने पिछला दरवाज़ा खोला, बगीचे में छलांग लगाई और बिना पीछे देखे भागता चला गया। लेकिन घर ने मुझे जाने नहीं दिया। पीछे से आवाज़ आने लगी, धम 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 धम, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ तेजी से रेंगती हुई मेरी तरफ आ रही है। मैं खेतों के रास्ते की ओर मुड़ा, पर वही ठंडी हवा में, अंधेरे में मुझे फिर फुसफुसाहट सुनाई दी, तू वापस आएगा क्योंकि घर ने तुझे चुन लिया है। मैं सड़क पर गिर पड़ा, हाँफता हुआ, खून से सना हुआ, शरीर कांपता हुआ। पर किसी तरह मैं गांव के मुख्य चौक तक पहुंचा। वहां कुछ लोग दिखाई दिए। वो मुझे इस हालत में देखकर घबरा गए। किसी ने पानी दिया, किसी ने पूछा क्या हुआ। मैंने बस घर की तरफ उंगली उठाकर कहा, वो घर, वो जिंदा है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर वो अजीब सी सहम और हैरानी थी। और तभी गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, जिस घर की तू बात कर रहा है वो घर तो पिछले 20 साल से बंद पड़ा है। वहां कोई जाता ही नहीं है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने कहा, नहीं, मैं वहीं रहता हूं, मैंने वही किराए पर लिया है। बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। वो घर किराए पर नहीं दिया जाता, उस घर का मालिक भी नहीं है, क्योंकि जो भी उस घर को छूता है वो घर उसे अपना बना लेता है। मेरे हाथ कांप गए। मैंने पूछा, तो फिर जिसे मैं किराए दे रहा हूं वो कौन है? गांव वाले एकदम चुप हो गए। और तभी पीछे से एक बच्चा धीरे से बोला, काका, किराया तो उस घर के मर चुके मालिक का भूत ही लेता है। मेरी रीढ़ सुन्न हो गई। उस घर ने मुझे पहले दिन से चुना था और अब मुझे समझ आ चुका था। मैं उस घर से भाग तो गया हूं, पर घर ने मुझे छोड़ा नहीं है। मैंने आसमान की ओर देखा। वहां बादलों में एक धुंधली काली आकृति तैरती सी दिख रही थी। और फिर गांव के बीचों बीच खुले आसमान के नीचे मैंने वही आवाज सुनी, तू वापस आएगा। और मुझे पता है दोस्त, ये आवाज झूठ नहीं बोलती। रात लगभग 2 बज रहे थे। पूरे गांव पर एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। हवा भी जैसे डर के मारे हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मैं घर के भीतर अकेला बैठा था। वही किराए का घर जहां पिछले कुछ दिनों में जो हुआ था उसने मेरी आधी नींदें हमेशा के लिए छीन ली थीं। लेकिन आज की रात अलग लग रही थी, बहुत अलग, बहुत भारी। कमरे की दीवारें जैसे सांस ले रही हों, ऐसा एहसास हो रहा था। मैंने सोचा था कि आज गांव छोड़ दूंगा, मगर सुबह होने तक रुकना पड़ेगा और ये रात मेरे लिए सबसे लंबी रात साबित होने वाली थी। अचानक वही आवाज, तभी वो आवाज फिर आई, टक 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 टक। यह आवाज बिल्कुल उसी कमरे की दिशा से आ रही थी जहां वो पुराना लकड़ी का बंद दरवाजा था, वो दरवाजा जिसे मकान मालिक ने खोलने से मना किया था। उधर मत जाना, उधर मत झांकना भी मत, घर का असली हिसाब वहीं से बिगड़ता है। उसकी चेतावनी अब मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन आवाज लगातार बढ़ रही थी, टक 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 टक, जैसे कि अब वो अंदर से कोई मुट्ठियों से मार रहा हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और धीरे धीरे उस बंद कमरे की ओर बढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी का फर्श ऐसे चरमराता जैसे किसी को मेरी चाल पसंद नहीं आ रही हो। दरवाजे के पीछे कोई था। मैं दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अचानक दरवाजे की नीचे की पतली दरार में किसी की छाया हिली। मेरे पैर जड़ हो गए। मेरी धड़कन इतनी जोर से चल रही थी कि मुझे लगा बाहर सुनाई दे रही होगी। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि दरवाजे की दरार में से किसी की उंगलियां बाहर निकलीं, काली, लंबी, बहुत पतली, जैसे किसी मरे हुए की हड्डियां हों। उंगलियां लकड़ी को खुरचने लगीं, खर्र खर्र खर्र। मेरी टॉर्च हाथ से छूटकर गिर गई। अंधेरा और डर दोनों एक साथ मुझ पर टूट पड़े। तू लौट आया, मेरे कानों में किसी बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी। तू लौट आया, मैंने कहा था ना, इस घर में कोई नहीं रहता,
कोई नहीं। मैं अचानक पलटा। टॉर्च की हल्की रोशनी में मुझे घर का पुराना कोना दिखा, वही कोना जहां पहली बार परछाई खड़ी दिखी थी। इस बार परछाई नहीं थी, इस बार एक साया था, पूरा आकार लिए, एक झुकी हुई औरत, फटे कपड़े, बिखरे बाल, चेहरा पूरा काला, केवल उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे दो जलते हुए कोयले हों। वो एक एक कदम मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरा गला सूख गया। मैं पीछे हटते हुए उसी बंद कमरे के दरवाजे से टकरा गया। दरवाजे से फिर वही उंगलियां बाहर निकल आईं, इस बार और लंबी, जैसे मेरे कंधों को छूने वाली हों। मैं बीच में फंस गया था, एक तरफ वो औरत, दूसरी तरफ वो दरवाजे के पीछे वाला कोई। कमरा खुद खुलने लगा। अचानक दरवाजा खुद ब खुद हिलना शुरू हो गया, धीरे धीरे, खटाक खटाक खटाक, मानो अंदर से कोई भारी चीज बार बार उसमें टकरा रही हो। वो झुकी हुई औरत रुक गई, उसके होंठ खुले और उसने बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई आवाज में कहा, ना खोलना, अगर ये खुल गया तो ना तू बचेगा ना गांव। उसकी बात सुनकर मेरा दिल और डर से जम गया। दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ हिला, धड़ाम। इस बार दरवाजे के अंदर से किसी ने इतनी जोरदार चोट मारी कि पूरा घर हिल गया। सीढ़ियों पर रखी बाल्टी खुद ब खुद नीचे गिर पड़ी और तभी दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई जो इंसानी नहीं थी, मैं बाहर आऊंगा। मेरी रीढ़ की हड्डी तक शिहर गई। औरत की चेतावनी। वो झुकी हुई औरत मेरी ओर झपट कर आई और मेरे बिल्कुल करीब आकर रुकी। उसका चेहरा अंधेरे में भी साफ दिख रहा था। अगर वो इंसान होती तो शायद मौत भी उससे डर जाती। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा, बिल्कुल मृत, और बोली, सुन, ये घर किराए का नहीं, ये घर कैद खाना है। इस कमरे के पीछे जो है वो इंसानों के बीच रहने के लिए नहीं बना। भाग जब तक रात खत्म नहीं होती, वरना सुबह कभी नहीं आएगी। उसके शब्द मेरे दिमाग में उलझ रहे थे। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले वो गायब हो गई। हाँ, पल भर में हवा की तरह उछल। अब कमरा पूरी ताकत से खुलने लगा। अब दरवाजा सिर्फ हिल नहीं रहा था, वो टूटने ही वाला था। लकड़ी की कड़ियां चटकने लगी, चर चर चर। अंदर से किसी की सांसें सुनाई दे रही थीं, भारी, तेज, मानो कोई दैत्य इस छोटे से कमरे में कैद हो। मैं दौड़ना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों ने जैसे मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं फर्श पर जड़ बन के खड़ा था, बस दरवाजे को देखते हुए। और फिर दरवाजा अचानक थोड़ा सा, 1 इंच खुल गया। बस इतना कि अंधेरे के भीतर से 2 लाल चमकती आंखें मुझे सीधा देख सकें। और उन आंखों ने जैसे मेरी पूरी आत्मा पकड़ ली हो। उस आवाज ने फिर कहा, तू मेरे घर में क्यों आया? मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। गांव की उस पुरानी हवेली में अब सिर्फ एक ही रात बची थी, वो रात जिसमें या तो सच सामने आता या मैं हमेशा के लिए उस श्राप का हिस्सा बन जाता। पूरा गांव भी डर गया था। लोग अपने दरवाजे जल्दी बंद करने लगे थे। मेरे किराए के घर के बाहर अब कोई नहीं आता, यहां तक कि दिन में भी नहीं। लेकिन अब भागना मुमकिन नहीं था। जो कुछ भी हो रहा था उसका अंत आज ही होना था। 1 हवेली की खामोश दीवारें। रात के ठीक 12 बजे मैंने टॉर्च और घर की पुरानी डायरी लेकर बाहर कदम रखा। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे पूरा गांव अपनी सांस रोककर मेरी तरफ देख रहा हो। पेड़ों की शाखाएं बस उसी एक दिशा में हिल रही थी, हवेली की ओर, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें ढकेल रहा हो। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस हवेली की चरमराती लकड़ी के फाटक को खोला। जैसे ही अंदर घुसा, लगा जैसे कोई भारी चीज मेरे पीछे दरवाजा बंद कर गई। धड़ाम। मैं चौंक कर पलटा। कोई नहीं था, बस धूल और अंधेरा। 2 हवेली में छिपा श्राप। मैंने डायरी खोली, उसमें लिखा था, अगर उसे मुक्त नहीं किया गया तो घर हर नए निवासी को निगलता जाएगा। नीचे एक स्केच था, ठीक वही चेहरा, वही आंखें, वही औरत जो मुझे रातों में दिखती थी। मैंने पूरा कमरा टॉर्च से रोशनी में नहला दिया। दीवारों पर बड़े बड़े काले हाथों के निशान थे, जैसे कोई छटपटाता हुआ भूत इन दीवारों को आखिरी बार पकड़कर रोया हो। तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की भारी आवाज आई, ठक ठक ठक। मेरे शरीर में जैसे खून जम गया। वो कोई इंसान नहीं था, वो किसी इंसान जैसा चलता भी नहीं था। कदम धीमे मगर दबाव भारी। मैंने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू की।
3 ऊपर की मंजिल, सच्चाई का दरवाजा। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, सामने का कमरा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बूढ़ा लकड़ी का झूलता झूला था जो अपने आप हिल रहा था। कमरे में कोई नहीं था, सिवाय एक पुराने दुपट्टे के जो उसी झूले पर रखा था। जैसे ही मैंने दुपट्टा हाथ में लिया, कमरा ठंडा हो गया। मेरी सांसें धुंध बनने लगीं और अचानक वो औरत मेरे सामने खड़ी हो गई। सफ़ेद साड़ी, झुका हुआ चेहरा, लटकते बाल और आंखें जो इंसानों की नहीं थी। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी, क्यों मेरे घर में आए हो? मेरे हाथ कांपने लगे, पर डर से ज्यादा अब गुस्सा था। मैंने चिल्लाकर कहा, अगर ये घर तुम्हारा था तो ये सब क्यों? लोग क्यों मरते रहे? औरत की परछाई कांपने लगी, जैसे वो रो पड़ी हो। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। चेहरा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे आग में फेंक दिया हो। उसकी आवाज टूटी हुई थी, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। मेरे ही परिवार ने मुझे इस हवेली में जला दिया। मेरी आत्मा यहीं अटक गई। जो भी इस घर में रहता है, उसे भी वही डर दिखता है जो मैंने झेला था। मैंने पूछा, लेकिन तुम चाहती क्या हो? वो बोली, ना, मुक्ति, सिर्फ मुक्ति। और जमीन की ओर इशारा किया। वहां फर्श टूटा हुआ था। नीचे किसी की जली हुई हड्डियां थीं, बिल्कुल उसी जगह जहां रातों में मुझे धुआं उठता दिखता था। मेरी रूह कांप गई। 5 मुक्ति का अनुष्ठान। डायरी में लिखा था, अगर कोई उसकी हड्डियां मिट्टी में मिलाकर गंगाजल छिड़के तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। मैंने दुपट्टा, हड्डियां और टॉर्च उठा ली। औरत मेरे पीछे पीछे चलती रही। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन उसकी ठंडक हर जगह महसूस होती थी। बाहर बरामदे में एक पुराना मिट्टी का गड्ढा था। मैं उसी में हड्डियां डालने लगा। जैसे ही गंगाजल छिड़कने वाला था, अचानक हवेली पूरी कांपने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां टूट गईं और कमरों से चीखें आने लगीं जैसे दर्जनों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। मैंने आंखें बंद कीं और पूरा गंगाजल गड्ढे पर छिड़क दिया। जैसे ही जल गिरा, आसमान से बिजली गिरी, पूरा घर चमक उठा और अचानक वो औरत सबसे भयानक रूप में मेरे सामने खड़ी हो गई। चेहरा काला, आंखें खून सी लाल और शरीर धुएं में बदलता हुआ। उसने चीख कर कहा, मैं मुक्त होना चाहती हूं, पर अंत में तुम भी मेरे साथ रहो। और वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मैं पीछे हटता गया, लेकिन उसके हाथ मेरे गले तक आ गए। ठंड, डर और दर्द सब एक साथ। मैंने आखिरी बार दुपट्टा उठाकर उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही दुपट्टा उसके शरीर से छुआ, वो रुक गई। चेहरा बदल गया। अब वो भयानक नहीं, बल्कि शांत दिख रही थी। उसकी आंखों से पानी बहा। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। और उसका शरीर चमकदार धुएं में बदलकर ऊपर उठ गया, धीरे धीरे, और फिर पूरी तरह गायब। हवेली शांत हो गई, हवा रुक गई, सब कुछ खत्म हो गया था। अगली सुबह मैं थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा था। गांव के लोग मेरे घर के बाहर जमा हो गए थे। सबकी आंखों में एक ही बात थी, डर और राहत। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, ये घर अब हमेशा के लिए शांत हो गया, अब कोई नहीं मरेगा। मैंने थोड़ी देर उस हवेली की ओर देखा। अब वो उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, जैसे उसमें से बोझ हट गया हो। मैंने किराए का घर खाली किया, लेकिन जाते जाते एक बात समझ आ गई, कभी कभी आत्माएं बुरी नहीं होती, उनके साथ बुरा पहले ही हो चुका होता है। और मैंने आखिरी बार उस हवेली को देखा, उसके टूटे हुए दरवाजे पर अब कोई परछाई नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारी YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली कहानी में।